Hello students, welcome back to my channel. Myself Dipali Shah and you are watching Dipali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का ही एक टॉपिक बताने वाली हूँ और उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग बेसिकली जो है इस टॉपिक में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखो कि जो न्यूट्रिशन होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, हमें फूड से मिलता है। ओके, तो ये न्यूट्रिशन हमें जो फूड से मिलता है, तो जब हम फूड को खाते हैं तो वो फूड हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक डिफरेंट ऑर्गन्स में जब वो जाता है, हर एक पार्ट में जब वो जाता है, तो वो जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो सिंपल सब्सटेंस के रूप में वो टूटता है। और ये सिंपल सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉल्यूबल हो जाते हैं, जो हमारे ब्लड के थ्रू ब्लड में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉल्यूबल हो जाएंगे और वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक इसको पहुंचाने का काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो, मैं आपको पहले इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बताऊँगी। देन आपको मैं आगे इसके जो किसका क्या काम होता है सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊँगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो पार्ट है वो क्या है, माउथ। और इस माउथ को ही क्या कहा जाता है, बकल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ऑइसोफेगस, और इसी ऑइसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ऑइसोफेगस के बाद आप जैसे यहाँ पे एक देख रहे होगे लाइन, जो क्या है डायफ्राम होता है। और ये डायफ्राम जो है वो आप लोग अभी जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पर होगे ना उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है। और ये जो है ये एक शीट की तरह, एक मस्कुलर शीट की तरह होता है, और इसी के ऊपर ही जो लंग्स होते हैं वो मतलब कि ये एक तरह का बेस होता है जिसके ऊपर लंग्स सिचुएटेड होते हैं। इसके बाद का ऑइसोफेगस के बाद का पार्ट जो है वो स्टमक है। स्टमक के बाद जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसके बाद जो फूड जो डाइजेस्टेड या जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ये रेक्टम में, रेक्टम से फिर ये एनस के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसमें कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और यही डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एलिमेंट्री कनाल भी कहा जाता है इसको। तो इसमें कुछ हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं, देखो कि जो स्टमक होता है ना इसमें कुछ ग्लैंड्स है जिसका नाम मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहला जो है वो सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स इन्वॉल्व। फर्स्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, एंड लीवर, ठीक है। तो ये जो है इसमें कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो सिक्रेशन होगा और उस सिक्रेशन के थ्रू हमारा फूड जो होगा वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे हर एक पार्ट के बारे में बता रही हूँ, फिर उस पार्ट के थ्रू जो है आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो माउथ है वो क्या काम करता है, फूड को इनटेक करने का काम, ठीक है। जो हम फूड को इनटेक करते हैं वो क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को या उसको क्या कहा जाता है, उसको इंजेशन कहा जाता है। इसमें जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें टोटल 5 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व है। देखो 5 स्टेप्स जो होंगे वो क्या क्या इन्वॉल्व है, देखो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन इन न्यूट्रिशन, सॉरी इन न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट है आपका इंजेशन, इंजेशन के बाद हो जाएगा डाइजेशन, थर्ड हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन, इसके बाद फोर्थ है आपका एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ जो है वो है इजेशन। ओके,
तो ये 5 स्टेप्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। हर एक स्टेप के बारे में भी मैं बताऊंगी, जिसमें ये कंप्लीट डाइजेशन जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, फूड को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? इंजेशन। सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है? हम जो फूड को हम मुंह में लेते हैं वहीं से क्या होता है कि फूड जो होगा वो हमारी बॉडी के एंटर करेगा। ठीक है, तो जो फूड हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है वो क्या होता है? वो इंजेशन होता है। इसके बाद इंजेशन में क्या होता है कि जैसे जो हमारा माउथ है, जो बकल कैविटी है, इसमें और भी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब देखो कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसमें। जैसे कि मान लो टीथ हो गया। ठीक है, टीथ का काम क्या होता है? फूड को क्रश करने का काम होता है। फूड को चबाते हैं हम, तो वो क्या होता है? फूड को चबाते हैं, उसको क्रश करने का, उसको जो होगा वो टीथ के द्वारा होगा। इसके बाद क्या होता है? टंग है। टंग का काम क्या है? टंग का काम होता है उस फूड को मिक्स करने का काम। और इसमें ये किसके, और ये क्या मिक्स कराएगा? ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से क्या सिक्रीट होता है? सलाइवा। ओके, जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें से क्या सिक्रीट होता है? सलाइवा सिक्रीट होता है। और ये सलाइवा एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, और इसमें सलाइवा सिक्रीट होता है। और ये सलाइवा जो होता है ये फूड को एक तरह से वेट करने का काम भी करता है, उसको गीला करने का भी काम करता है, ताकि वो क्या होता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में वो इजीली पास हो सके। इसके बाद देखो कि सलाइवरी ग्लैंड्स का काम ये हो गया, सलाइवा को सिक्रेट करता है। और इसमें पता है आपको कि जो हम फूड को सबसे पहले हम जो माउथ में डालते हैं तो वहीं से ही क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर वो हमारे स्टमक में जाता है देन वो डाइजेस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सलाइवा होता है ना उसमें एक तरह का एंजाइम कंटेन होता है, और वो एंजाइम क्या होता है? ये मैं सारा इरेज कर रही हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन जो सलाइवा है इसमें क्या कंटेन है? सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज जो है वो क्या होता है? एक तरह का एंजाइम होता है जो क्या करेगा? जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च टू शुगर। जब इसको हम क्रश करते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, और वो सलाइवा जो होगा वो क्या करेगा? उसमें जो स्टार्च कंटेन होगा उस स्टार्च को शुगर के रूप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो फूड है वो माउथ से कहाँ से होते हुए जाएगा? ये जो फूड पार्टिकल्स, ये क्या है? ये एक सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो है यहाँ पे है, यहीं पे ही विंड पाइप भी होता है। और ये विंड पाइप जो होता है, जो आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हो, ओके, तो ये अभी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आप ये देखो कि ये माउथ से हम फूड इनटेक कर रहे हैं और यहीं पे कुछ सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें से सलाइवा सिक्रीट होता है। देन हम उसको फूड को जब क्रश करते हैं तो टंग उसको मिक्स करता है, और मिक्स करने के साथ क्या होता है कि जो सलाइवा होगा वो उसमें मिक्स होगा, और उसमें जो स्टार्च कंटेन होगा उसको शुगर के रूप में उसको तोड़ देगा। देन क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो इस ऑइसोफेगस में आ जाएगा। इट मीन्स आपको यहाँ पे समझ में आया कि जो डाइजेशन होगा वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे? इस फूड पाइप में आएगा। ठीक है, अब ये फूड पाइप जो है ये वो क्या है? एक तरह का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से फूड जो होगा वो हमारे माउथ से, और माउथ से जो फूड होगा वो ऑइसोफेगस के थ्रू स्टमक में आएगा। अब ये स्टमक में जो फूड होगा वो कैसे आएगा? एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये ऑइसोफेगस है, इट मीन ऑइसोफेगस मीन्स जो फूड पाइप है, उसमें क्या होता है कि रिदमिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है, वो फैलता और सिकुड़ता रहता है, जिस कारण से जो फूड होगा वो नीचे की ओर पुश होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। इसी वजह से क्या होता है कि फूड के पार्टिकल्स जो होंगे वो यहाँ से होते हुए स्टमक में आ जाता है। ओके, यहाँ पे आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक में जो है क्या कंटेन होता है? इसमें भी कुछ ग्लैंड्स कंटेन होते हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, स्टमक में क्या कंटेन होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन होते हैं, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी एक जूस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसमें क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें भी कुछ
कुछ चीज़ें जो है वो सिक्रेट होती है, और उसमें किस किस चीज़ों का सिक्रेशन होता है, उसमें जो है गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ों का, इसमें 3 तरह के ग्लैंड्स मिले हुए होते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना वो 3 तरह के होते हैं, और उसमें क्या होता है, जिसमें से तीनों में से अलग अलग चीज़ें जो है वो सिक्रीट होती है। उसमें जो चीज़ें सिक्रीट होती है, एक होता है HCl, ठीक है, दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा जो है वो क्या है, म्यूकस। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब तीनों के फंक्शंस भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जो HCl है ना वो क्या करता है, जैसे हम जो फूड खा रहे होते हैं उस फूड में कुछ जर्म्स जो होते हैं वो भी एंटर कर जाते हैं, तो उस जर्म्स को मारने का काम जो है वो कौन करेगा, HCl करेगा। बात आई समझ में कि जो हमने फूड खाया उस फूड में हो सकता है कि कुछ जर्म्स भी एंटर कर गए हो, तो उस जर्म्स को मारने का काम जो है वो कौन करेगा, HCl करेगा। ठीक है, अब जो HCl है उस जर्म्स को मारने का काम करेगा, और दूसरा काम क्या होता है कि ये जो है ना ये एक तरह से जो पेप्सिन जो कि एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। और एक बार आप सुन लो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम का होता है, और ये एसिडिक मीडियम के होते हैं जो क्या काम करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। और पेप्सिन क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, बात आई समझ गई, बात आ गई समझ में आपको कि जो पेप्सिन है वो क्या काम करता है, ये फूड को, जो फूड में जो प्रोटीन कंटेन होता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है म्यूकस। म्यूकस जो है वो क्या होगा, म्यूकस जो होना है ना वो जब सिक्रीट होता है तो एक तरह से क्या करता है, वो स्टमक की वॉल के ऊपर ही ये एक तरह से उसको लेयर बन जाता है। ठीक है, ये एक तरह से उसके लेयर बनता है, और जैसे कि एसिड जो है वो एक कोरोसिव नेचर का होता है तो वो क्या कर सकता है, स्टमक की वॉल को हार्म पहुंचा सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वो स्टमक की वॉल को एसिडिक जो एसिड के जो उसके जो कोरोसिव नेचर है उससे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। म्यूकस जो है वो क्या करेगा, और एक बार सुन लो आप, म्यूकस जो है वो स्टमक को जो एसिडिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस का काम हो गया। ठीक है, अब जो स्टमक से फूड जो होगा वो किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा ये फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और वो किसके थ्रू आएगा, स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू। किसके द्वारा आएगा, ये स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू आएंगे। तो एक चीज़ आप देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसकी जो लेंथ है या जो साइज़ है वो क्या होगी, लार्ज इंटेस्टाइन से छोटी होगी, बट ऐसा नहीं है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से साइज़ में, लेंथ में क्या है, बड़ा है। और ऐसा जो है इसका नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो नैरो शेप में होता है, वो पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका जो आप इसमें विथ होती है उसमें जो है वो ब्रॉड। आपको तो देखो कि डायग्राम में भी समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही पतली सी है बट ये थोड़ी सी चौड़ी है ना। तो इसीलिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसका नाम इसके विथ के बेस पे इसका रखा गया है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नैरो शेप में है इसीलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया है। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लेंथ जो होता है वो 6 मीटर होता है, अप्रॉक्स 6 मीटर। बस समझ रहे हो कि जो 6 मीटर है वो कितना लेंथी होता है, और वो हमारे इस छोटे से पेट के अंदर ही हमारा जो बैली है उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका लेंथ जो है वो 6 मीटर है, बट जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लेंथ अप्रॉक्स 1.5 मीटर है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ क्या है, 1.5 मीटर है, और ये पूरा जो एक एलिमेंट्री कनाल है इस पूरे एलिमेंट्री कनाल का लेंथ जो है वो 9 मीटर होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्री कनाल का लेंथ है जो माउथ से लेके एनस तक का है ये 9 मीटर का होता है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ही 6 मीटर होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लेंथ 1.5 मीटर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ग्लैंड्स भी ड्रॉ कर रखे हैं। ये ग्लैंड जो है इसको कहा जाता है पैंक्रियाज। ठीक है, और ये ग्लैंड जो है ये क्या है, लीवर है, और ये जो है ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है,
तो यहाँ से भी जो सिक्रीट होता है ना वो कहाँ पे आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर उसका वो जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे करेगा वो। और इसके क्या फंक्शंस है मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी, पहले आप पैंक्रियाज और लीवर देख लो कि इसमें से क्या सिक्रीट होते हैं। जो पैंक्रियाज है ये आपको कैसा लग रहा है, ये जो है ना वो स्टमक के पीछे होता है, ठीक है। इसमें से जो सिक्रीट होता है उसको कहा जाता है पैंक्रिएटिक जूस। क्या कहते हैं, जो पैंक्रियाज होता है उसमें से जो सिक्रेशन होता है उस जूस को कहा जाता है पैंक्रिएटिक जूस। ओके, अब ये जो पैंक्रिएटिक जूस है इसमें भी कुछ एंजाइम्स कंटेन होते हैं। जो पैंक्रिएटिक जूस है क्या होता है, इसमें भी कुछ एंजाइम्स कंटेन होते हैं, और उस एंजाइम में क्या क्या कंटेन होता है, देखो पैंक्रिएटिक जूस को सिक्रीट करता है, और इसमें क्या क्या कंटेन होता है, इसमें एक कंटेन होता है पैंक्रिएटिक एमाइलेज, सेकेंड होता है ट्रिप्सिन, और थर्ड जो है वो है लाइपेज। ठीक है, ये पैंक्रिएटिक जूस में एंजाइम्स कंटेन होते हैं। अभी मैं आपको इसके फंक्शंस भी बताऊंगी कि ये क्या काम करता है। पहले हम लीवर को देख लेते हैं। ठीक है, जो लीवर है ये जो है ये क्या सिक्रीट करता है, ये बाइल को सिक्रीट करता है या बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, जो लीवर है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और ये एक येलोइश ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है एक लिक्विड टाइप से, जो कि कहाँ पे स्टोर होगा, इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होने का काम करेगा। लीवर जो है वो सिक्रेट करता है बट वो स्टोर करने का काम नहीं करता। जो बाइल जूस होगा वो सिक्रेट होगा कहाँ पे, इस गॉल ब्लैडर में। ठीक है, जिसका मीडियम जो होता है वो एल्कलाइन होता है। ठीक है, अब देखो मैंने अभी जैसे आपको बताया ना कि इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसमें एक तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो भी सिक्रेट होता है। बट ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम के होने के कारण अगर इसके अमाउंट जो है वो एक्सेसिव हो जाता है तो इसी की वजह से क्या होती है, एसिडिटी होती है। और उसी एसिडिटी के कारण ही क्या होता है कि गले में या पेट में इरिटेशन होने लगती है, एक बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, इनडाइजेशन होता है। तो जो किसके कारण होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, जो एंटासिड होता है उस दवाई को खाते हैं, है ना। तो एंटासिड हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एंटासिड जो है उसमें बेस कंटेन होता है, और उसमें बेस कंटेन होने के कारण जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको न्यूट्रल कर देता है, और न्यूट्रल करने के कारण जो एक नया सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनता है, वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि वहाँ पे वो एसिड का अमाउंट जो होता है, जो इंक्रीज़ कर गया होता है उसको वो न्यूट्रल कर देता है, उसका जो अमाउंट बढ़ गया होता है उसको कम कर देता है, जिससे कि एसिडिटी जो है वो ठीक हो जाती है उस टाइम पे। तो ये बात तो यहाँ पे बतानी थी, कोई बात नहीं, मैंने आपको भी बता दी। तो ये देखो कि लीवर जो है वो क्या, जिस बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूस जो है वो इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, अब ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब ये दोनों ही जो मैंने अभी आपको पैंक्रियाज और जो पैंक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस के बारे में बताया, ये दोनों ही जो है वो कहाँ पे आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आने का क्या, इसका काम क्या होता है कि जो बाइल जूस है ये एक तरह से क्या करता है, जो फैट्स होते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें फैट्स भी कंटेन होते हैं, तो उसके जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, मीन्स कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स में उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट्स के उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में वो तोड़ देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और ये एक तरह से क्या है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का भी कारण है। ठीक है, बाइल जूस के कारण ही होता है। और जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें मैंने आपको क्या बताया कि पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, सिक्रीट एंजाइम कंटेन होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम कंटेन होता है, और लाइपेज एंजाइम कंटेन होता है। ये तीनों जो आप देख रहे हो अभी कि ये जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स का काम भी क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसको एक सिंपल सब्सटेंस के रूप में एकदम बिल्कुल पूरी तरह से वो उसको सॉल्युबल सब्सटेंस के रूप में उसको कन्वर्ट कर देगा। जो सिंपल सब्सटेंस है वो कब होगा, जब वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आके क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस जो हमने फूड खाया था वो बिल्कुल सॉल्युबल के रूप में वो
कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कि पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन जो होगा वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा फूड का। ओके, तो यहाँ पे देखो पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है इसका काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है ये किसको कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड्स। ठीक है, और जो लाइपेज है वो फैट्स को किस में कन्वर्ट करेगा, फैट्स और लिपिड्स। फैट्स और लिपिड्स जो है वो एक ही चीज़ है, फैट्स और लिपिड्स को किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और जो लाइपेज है वो फैट्स और लिपिड्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे पूरी तरह से जो फूड है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है कि जो कौन सा साइट है जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो वो कौन सा साइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और एक ये जो ऑइसोफेगस है, ऑइसोफेगस जो है ये एक ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे डाइजेशन का कोई भी काम नहीं होता है, ये सिर्फ फूड को पास करने का काम कर रहा होता है। यहाँ पे डाइजेशन जो है वो कुछ भी नहीं होता है। तो आपने देखा कि जैसे यहाँ पे माउथ से आया, माउथ में कुछ डाइजेशन हुआ, बट यहाँ पे आपने कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि जहाँ से ये फूड डाइजेस्ट हो रहा था। बस आपने ये देखा कि जो फूड है वो पास हो रहा था, स्टमक में आया। स्टमक में भी आपने देखा कि यहाँ से कुछ जूस सीक्रेट हुए जिससे फूड जो है वो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में और भी टूट गए वो। अब यहाँ से फिर वो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है देखो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसको विली कहा जाता है। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पूरे ट्यूब में ही क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विली कहते हैं। और यही विली जो होते हैं वो एक तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है, और साथ में क्या होता है कि यहीं से ही जो एब्जॉर्प्शन होगा इसी विली के द्वारा होता है। जो फूड में से जो एक सिंपलर सब्सटेंस जो सॉल्युबल सब्सटेंस हो गया, उस सॉल्युबल सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के द्वारा होगा, और यहीं से ही ब्लड स्ट्रीम के द्वारा बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेल्स तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ओके, जो ब्लड स्ट्रीम करेगा, जो हमारे ब्लड जो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो हो रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे, उसी ब्लड के थ्रू ही जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं, वो हमारे ब्लड के द्वारा हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा और वहाँ पे सेल्स तक वो पहुंचाने का काम करेगा। मीन्स कि वहीं से एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे देखो कि जो वेस्ट मटेरियल था, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड था, उन डाइजेस्टेड फूड में क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन तो हुआ नहीं। इट मीन्स जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होगा। ठीक है, वो कहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होगा, जहाँ से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो पूरी तरह से फिर उसी ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ही जो वाटर होगा वो ब्लड हमारे बॉडी में वो पहुंचा दिया जाएगा। और जो वेस्ट मटेरियल जिसमें से सारी चीज़ें जो है वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, बचा क्या रह गया, जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल जिसमें से अब कुछ नहीं है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो रेक्टम में आके क्या होगा, स्टोर होगा और एनस के थ्रू वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रेक्टम जो है वहाँ पे क्या होता है, स्टोर करने का काम होता है, और जब उसकी नेसेसरी होती है तो वो एनएस के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है। देखो मैंने आपको और एक पार्ट यहाँ पे अपेंडिक्स बता रखा है। तो ये अपेंडिक्स का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी काम नहीं है हमारी बॉडी में, और ना ही कोई ऐसा कुछ काम नहीं है हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का। बट ये जो है ना, जैसे कि मान लो अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है
तो कभी कभी क्या होता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसको काट के निकाल के फेंक दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पेट में दर्द जो है वो अचानक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ये फूड जो होता है ना, कभी कभी फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस अपेंडिक्स में आके जमा हो जाता है। तो ये अपेंडिक्स में आने के कारण क्या होता है कि वो जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो वहीं पे फंसा रह जाता है, जिस कारण से उसको क्या कर दिया जाता है, उसको काट के फिर बाहर निकाल देते हैं जो अपेंडिक्स है वो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अगर किसी एक को कभी अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन अगर हो गया होता है तो फिर उसको उस चीज़ की दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो ऑलरेडी काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका पूरा ये एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपको हर एक पार्ट्स के बारे में भी बताया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको और एक ये बातें बता दूं, जो आपने अभी इन सारी चीज़ों को जो पढ़ाना, जो मैंने आपको सारी चीज़ें हर एक पार्ट के बारे में बताया कि कहाँ पे क्या काम होता है। तो देखो कि जो इंजेशन है, जो फूड इनटेक करना होता है उसको इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन जो होता है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपलर सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट होता है, तो उसको डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो हमने अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और वहीं से ही एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। और जो एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन क्या होता है कि ये फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने के काम होता है, वहाँ पे ये एसिमिलेट हो जाता है और उसी से ही जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, बात आई समझ में? एसिमिलेशन देखो क्या है, एसिमिलेशन जो है जब हम फूड को खाया हमने तो वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे जो एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचते हैं। फिर जब हमने ऑक्सीजन लिया तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे उसमें ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन के कारण जो है ये हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो वो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। और जो इजेशन होता है, इजेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल जो है वो एनस के थ्रू होता है, तो यहीं पे इजेशन होता है। और ये इजेशन जो यहाँ पे होता है वो मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको फेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, उसको फेसिस भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना आप लोग। तो स्टूडेंट्स ये जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है ये आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ और एक बार रिपीट करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारे पार्ट्स जो है वो एक एक करके आपको बता रखे हैं। तो आप उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। अगर आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पार्ट्स करके देखो, ताकि आपको पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिसने भी वीडियो को, एक तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक ज़रूर करना, आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना है। और बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है आप लोग सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।